गुड मॉर्निंग क्लास। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। तो उसमें हमने ये पाया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद इंक्रीज इन नेशनल इनकम और यू कैन से इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। बट इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये एक नैरो कंसेप्ट है। सिर्फ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ने से आप यूं नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, बल्कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक वेलफेयर कितना हो रहा है कंट्री के अंदर। हाउ मच इकोनॉमिक वेलफेयर इज देयर इन द कंट्री, किस फॉर्म में कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, हेल्थ लोगों की कैसी है, एजुकेशन फैसिलिटीज कैसी मिल रही हैं, इनइक्वालिटी कितनी कम हुई है, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज हैं, डिसीजेस कितने कम हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट कितना मिल रहा है लोगों को अच्छे ढंग से। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी होती हैं, तो उससे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री में हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है अपने कंट्री के अंदर, if you really want to have economic development in your country, in your nation, then what are the determinants? फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। So there are some factors which are capable of breaking the vicious circle of poverty and which will bring about economic development in the country. अगर आप अपने देश के अंदर गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, गरीबी का जो दुष्चक्र है उसको मिटाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ फैक्टर्स जो है आपको देखने पड़ेंगे। सो हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी है, मार्केट का साइज कितना है और इकोनॉमी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। बट फिर भी अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट है और एक नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स है। सो वी कैन से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट which is a function of economic development is dependent on x plus y. So economic development is a function of economic factor plus non-economic factor. X is economic factor and y is non-economic factors. तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स देखेंगे, दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स which will be helpful in the economic development. सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन जो किसी देश के होते हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी देश की आर्थिक विकास में। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है, अगर आप बात करें डेवलप इकोनॉमीज की, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज, अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हालांकि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो अंडर डेवलप इकोनॉमी के पास भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनके पास नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अंडर डेवलप इकोनॉमी के पास वो टेक्निक नहीं होती, उतनी अच्छी लेबर नहीं होती, उतने अच्छे मैनेजर्स नहीं होते, उतना अच्छा सोशल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं उनको मिलता। उनकी जो प्लानिंग है सेंट्रल लेवल के ऊपर, जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, उनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। कि नेचुरल रिसोर्सेज तो हमारे पास हैं, बट हमारे पास उनको यूज करने के लिए, उनको निकालने के लिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास मशीनें नहीं है, टेक्निक नहीं है, हमारे पास वो लेबर नहीं है जो एफिशिएंटली उसको यूज कर सके, वो हमारे पास बिजनेसमैन और वो मैनेजर्स नहीं है।
हम क्या चाहते हैं, सारा कुछ गवर्नमेंट कर दे। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर ज्यादा मिलते हैं, और अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज होते भी हैं तो भी हम उसको ढंग से यूज नहीं कर पाते। तो अगर आपने अपनी इकोनॉमी को डेवलप बनाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो आपको अपने नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अच्छी टेक्निक, अच्छी लेबर, अच्छी पॉलिसीज, अच्छे मैनेजर, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सेकंड पॉइंट है लेबर, और यू कैन से ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज में आपके जो नेचर से आपको जो भी मिल रहा है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो लोहा है, चाहे वो और मिनरल्स हैं। इंडिया में काफी आपके पास मिनरल्स हैं, भंडार हैं हमारे पास कोयले के, लोहे के। वो तो चलो एक कंट्री के पास होते ही हैं, बट अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो आपकी जो लेबर है, आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है, वो एफिशिएंट होनी चाहिए, वो मेहनती होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, ताकि हमारे कंट्री में ग्रोथ हो सके। अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है, मान लो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, आपकी जमीन ऐसी है कि नीचे आपके पास कोई भी चीज नहीं है, बट अगर आपकी लेबर जो है वो अच्छी है, लेबर डिसिप्लिन्ड है, लेबर के पास बहुत अच्छा स्किल है, नॉलेज अच्छी है उनके पास, वो मेहनती है, तो आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज की आपके पास कमी है, आप उसको लेबर के थ्रू पूरा कर सकते हैं। आपकी लेबर इतना अच्छा काम कर देगी कि नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद भी आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर सकते हैं, आपके इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जापान की बात करें तो जापान के पास बिल्कुल भी लोहा नहीं है, आयरन की कोई खदानें नहीं है वहां। अगर स्वीडन की बात करें, यूरोपियन कंट्री जो है, उसके पास मिनरल्स नहीं है, ये जो भी आपके मिनरल्स होते हैं, अबरक है, खनिज जितने भी पदार्थ हैं, वो नहीं है। अगर आप स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड के पास ऐसी कोई भी हार्ड, सारी की सारी उसके पास जो है हार्ड जमीन है, वहां पहाड़ ही पहाड़ है, उसके पास आपको उपजाऊ जमीन नहीं मिलेगी। बट फिर भी अगर आप देखेंगे, इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, अपने लेबर को इतना अच्छा एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है कि वो एक लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन बने हैं वर्ल्ड के। वहां पे इतना अच्छा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ है। जापान के पास लोहा नहीं है, फिर भी देखिए आप, इंडस्ट्रियल ग्रोथ उसने इतनी अच्छी की है। सब कुछ बाहर से मंगाया है, बट उनके वर्कर्स जो हैं वो इतने एफिशिएंट है कि वो आज डेवलप इकोनॉमी में आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन ज्यादा है, देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसके पास ह्यूमन रिसोर्स हैं, बट ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उस राइजिंग पॉपुलेशन को कितने अच्छे ढंग से यूज किया है। तो आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंदर हेल्प मिलती है। डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी उस पॉपुलेशन से, अगर आपने उस पॉपुलेशन का अच्छे ढंग से यूज किया है। तो क्यों आपको पॉपुलेशन जो है मदद करती है? वो अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको एक तो चीप लेबर मिलती है, लेबर आपको बड़ी चीप मिलेगी। तो आपको जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अगर आपने इंक्रीज करना है, तो आपको बड़े ही कम कीमत के अंदर लेबर मिल जाएगी और आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो कम आएगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम आएगी तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा इनकम होगी। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है तो आप ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपके देश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उससे आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगी और आप गरीबी के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब चीप लेबर है तो यूरोप की जो कंट्रीज हैं, इन्होंने एशिया और अफ्रीका के अंदर रबड़ के प्लांट लगाए, टी के प्लांट लगाए, गन्ने के प्लांट लगाए, ताकि उनको ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। तो देखिए, पॉपुलेशन अगर आपकी ज्यादा है तो ये फायदे की बात भी है आपके लिए कि आप अगर उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्किल उनको अगर देते हैं तो इससे आपको चीप लेबर मिलेगी। फॉरेन की कंट्रीज जो है यहाँ पे आकर के प्रोडक्शन करेंगी और आप अपना प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन को यूज करने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए उनको। अपना टीवी है, रेफ्रिजरेटर है। इंडिया की अगर बात करें तो डिमांड देखो, हर आइटम की डिमांड यहाँ बड़ी है।
तो उससे भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, प्रोडक्शन बढ़ा है उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, मार्केट का साइज बढ़ता है। तीसरा, जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज होता है। पॉपुलेशन जैसे इंडिया की 140 करोड़ है, तो यहाँ पे 70-80 करोड़ लोग जो है वो जवान हैं, 30-40 करोड़ लोग जो है बुढ़े हो रहे हैं, दे आर गेटिंग ओल्ड। तो अब हर एक लेवल की 20-30 करोड़ जो है वो बच्चे हैं। तो अब आपको 3 मार्केट मिल गई है, बच्चों के लिए अलग से मार्केट है, जवानों के लिए और बुढ़ों के लिए अलग से आपको डाइवर्सिफाइड मार्केट मिल जाती है। तो इनकी अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग आप अलग अलग मार्केट सेट कर सकते हो और अपना प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये आपकी डेवलपमेंट की प्रोसेस को नुकसान भी पहुंचा सकती है। कैसे? जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो लेवल ऑफ कंजम्पशन भी बढ़ता है। एक घर में अगर 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो लेस सेविंग होगी, सेविंग आपकी कम हो जाएगी। सेविंग कम होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपका प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा, पूंजी निर्माण नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास सेविंग नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती। जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो सब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में या फिर एक ही दुकान पे 3-3 लोग लगे हुए हैं, तो उससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ज्यादा पॉपुलेशन होने से कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है जिससे कि देश की डेवलपमेंट रुकती है। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से आपको फूड प्रॉब्लम होगी क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं जबकि प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ रहा। प्रोडक्शन इतना क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जब ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो लोग जो है उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती। जब एजुकेशन नहीं मिल पाएगी तो वो जो आपका मजदूर होगा वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा, तो वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा कि जितने की जरूरत है। कम प्रोडक्शन होगा तो आपको फूड की प्रॉब्लम या और चीजों की लेस प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपने पॉपुलेशन को अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्किल उनको दी है तो डेवलपमेंट बढ़ेगी। अगर आपने उस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया, उनको एजुकेशन, उनको स्किल, उनको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी, तो अनएम्प्लॉयमेंट की और लेस प्रोडक्शन की और मोर कंजम्पशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है स्ट्रक्चरल चेंजेस। अगर आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो आपको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, जो कि होना ही चाहिए। किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर हम देखें तो 3 तरह के सेक्टर होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, फिर होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा सेक्टर जो है वो होता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपका जो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहे हो या जो फॉरेस्ट्री का काम, ये सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जो इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई है। टर्सरी सेक्टर में आपका सर्विस सेक्टर, ये जो आपका ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, कॉमर्स हो गया, जितनी भी सर्विसेज आप दे रहे हो, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आईटी सर्विसेज हो गई, कॉमर्स हो गया। तो अब अगर आप बात करें एक अंडर डेवलप इकोनॉमी की, तो अंडर डेवलप इकोनॉमी जो होती है वो लगभग 65% जो है वो एग्रीकल्चर में मिलेगी आपको, 30% जो है वो सेकेंडरी में मिलेगी, 5% जो है वो सर्विस में मिलेगी। तो ये एक धारणा, ये एक रेशो है कि अंडर डेवलप इकोनॉमी जो है वो इस तरह से काम करती है। अगर हम डेवलप की बात करें, डेवलप इकोनॉमी जो होती है वो एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ आपको 5% मिलेगी, सेकेंडरी में आपको 30% मिलेगी और बाकी जो आपका 65% है वो आपको टर्सरी में मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या है कि अगर कोई इकोनॉमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती है तो उसको प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में आना पड़ेगा, उसको एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर के अंदर ज्यादा अपना योगदान देना होगा ताकि देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर के अंदर 40% पॉपुलेशन लगी हुई है और वो सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करती है देश की नेशनल इनकम में।
तो ये जो 40% लोग हैं सिर्फ 15% कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बाकी जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो सर्विस सेक्टर से और मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। तो आपको अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर से पॉपुलेशन को हटा करके आपको सेकेंडरी सेक्टर में लगाना पड़ेगा ताकि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। जब आप सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर से हटा करके सर्विस सेक्टर में पॉपुलेशन को लगाएंगे तब उनकी ग्रोथ होगी, तब उनके पास सेविंग होगी और इन्वेस्टमेंट होगी और कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। देन साइज ऑफ द मार्केट। अगर हम मार्केट की साइज की बात करें तो जितना बड़ा मार्केट का साइज होगा उतनी ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अगर कोई कंट्री अपने देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती है तो उसे अपने मार्केट के साइज को बढ़ाना होगा, मींस कि उसे ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा, ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने होंगे। ज्यादा अगर मार्केट उसकी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर मार्केट को आपने बढ़ाना है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर जो भी इम्परफेक्शन है उसको आपको दूर करना होगा। इम्परफेक्शन का मतलब मार्केट में अगर मोनोपोली है तो उसको दूर करना होगा। मार्केट में अगर लेबर जो है वो एफिशिएंट नहीं है तो आपको एफिशिएंट लेबर देनी होगी। अगर प्रोड्यूसर को नहीं पता है कि मार्केट कहां कहां उसकी बढ़ सकती है तो उसको प्रोड्यूसर को आपको नॉलेज देनी होगी, उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप ऑर्थोडॉक्स और पुरानी टेक्निक का यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह पे आपको मॉडर्न टेक्निक का यूज करना होगा। अगर आपके कंट्री के अंदर प्राइस इंस्टेबिलिटी है तो उसको भी आपको दूर करना होगा। तो इन चीजों को अगर आप दूर करेंगे तो आपकी मार्केट जो है परफेक्ट हो जाएगी। उससे क्या है कि आप मोनोपोली टेंडेंसी आपकी बंद हो जाएगी और मार्केट का साइज बढ़ जाएगा, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। देन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये पॉइंट लगता है कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपने अपनी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो आपको कैपिटल फॉर्मेशन करना होगा। मतलब कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग्स। आपको बड़े बड़े जो बिल्डिंग है, आपको बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है, आपको जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनसे प्रोडक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको मजबूत करना होगा ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। दोस्तों, अगर आपको अपनी कंट्री के अंदर पूंजी का निर्माण करना है, कैपिटल फॉर्मेशन करना है, तो आपको जो फॉरेन से आप मशीन ला रहे हो, बड़ी बड़ी मशीनें, बिल्डिंग्स अगर आपको चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर आपको मजबूत करना पड़ेगा आपको, तभी आपकी कंट्री में लंबे टाइम में कैपिटल फॉर्मेशन हो पाए। क्योंकि यही वो चीजें हैं जिनसे देश के अंदर पूंजी का निर्माण होता है, नई कैपिटल का निर्माण होता है, नई इन्वेस्टमेंट आती है। अब देखिए, अगर आपको अपना कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहले तो आपको सेविंग को इंक्रीज करना होगा। सेविंग इंक्रीज कब होगी? जब आपको सेविंग इंक्रीज करने के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसे कि अगर आपको बैंकिंग फैसिलिटी अगर आपकी अच्छी है तभी आप अपनी सेविंग को कहीं ना कहीं स्टोर कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर बैंकिंग फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, देश में ऐसा कोई माहौल नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो मोर एंड मोर बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल फॉर द सेविंग। दूसरा, अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवानी होंगी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज डिपेंड करती है कि देश में नए नए एंटरप्रेन्योर, नए नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं। अगर देश में सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ आप देख रहे हो कि वो नए नए बिजनेस लेके आएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। जितने ज्यादा देश के अंदर एंटरप्रेन्योर्स होंगे, नए नए बिजनेसमैन अपना नया नया आइडिया लेके आएंगे, उतनी ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और इन दोनों के लिए ही सरकार को जोर लगाना पड़ेगा। सेविंग इंक्रीज करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? टैक्स रेट को इंक्रीज कर सकती है या डेट फाइनेंसिंग कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा सरकार क्या करेगी? स्पेंड करेगी, उससे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, या फिर टैक्स रेट बढ़ा देगी। टैक्स रेट जब बढ़ाएगी तो लोग सेव करेंगे। अब सेव करने के लिए उनको क्या करें? हर एक को बैंक में खाता खोला जाए, उनको बैंक से जोड़ा जाए। दूसरा, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें अपनी सेविंग का? इसके लिए भी सरकार को चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नए नए लोगों के थ्रू उपलब्ध करवाए। इसके अलावा अगर आप कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहते हो तो आप फॉरेन से मशीनरी या इक्विपमेंट्स भी मंगवा सकते हो, ताकि उनसे प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े और कैपिटल फॉर्मेशन हो।
इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर छिपी हुई बेरोजगारी है उसको भी आपको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप अपनी पॉपुलेशन को गांव से निकाल करके शहरों में जोड़ते हो तो गांव में जो छिपी हुई बेरोजगारी है, एक खेत के अंदर जो 6-6 लोग लगे हुए हैं उनमें से अगर कुछ लोग शहर में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो उससे भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और देश में कैपिटल का निर्माण होगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये हमने यहाँ सीखा। इसके अलावा बात नेक्स्ट पॉइंट की कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है कि हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर आपने 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनानी है तो कैपिटल कितनी चाहिए। मान लो ये 3:1 आ गया, इसका मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए आपको 3 यूनिट ऑफ कैपिटल लगेगी। अगर आप देखेंगे तो जो डेवलप नेशन होते हैं वहां पे कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है वो कम होता है, क्योंकि उनकी टेक्निक अच्छी है, उनके पास संसाधन अच्छे हैं, उनकी जो लेबर है वो एफिशिएंट है। तो वहां पे 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए आपको कम कैपिटल का यूज करना पड़ता है। अंडर डेवलप इकोनॉमी के अंदर कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होता है। तो अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहां पे कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होता है, जबकि अगर आप कैपिटल गुड्स या हैवी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन करते हो वहां पे कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होता है। तो अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो आपको कैपिटल आउटपुट रेशियो को कम रखना होगा, कम करना होगा। वो कैसे होगा? जब आप अपनी टेक्नोलॉजी को ठीक करेंगे, अपनी लेबर को एफिशिएंट बनाएंगे, उनको नॉलेज और स्किल देंगे, तब ये ठीक होगा। तो जितना कम कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा उतना ही आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। देन आती है बात साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोग्रेस। देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लानी है, इकोनॉमिकली डेवलप करना है नेशन को, तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि देश में साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोग्रेस होनी चाहिए। अगर आपको अपने देश में ग्रोथ करनी है, ग्रोथ करवानी है, तो आपको साइंटिफिकली और टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। नई नई टेक्निक्स का आपको यूज करना पड़ेगा, फॉरेन से चाहे आप उनको मंगाओ या अपने यहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन दो कि हम लोग नई नई टेक्निक का यूज करें। अगर आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर 46% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है। अगर अमेरिका की बात करें तो सिर्फ 0.7% पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर में लगी हुई है और पूरे देश का पेट भर रही है। तो ये जो 45% ज्यादा लोग हैं, ये क्यों लगे हुए हैं? ये इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हमने साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं की। अमेरिका के अंदर अगर आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे, बड़ी फैक्ट्री में जाएंगे, तो अगर आप वहां देखेंगे कि वहां सिर्फ 10-20 लोग ही काम कर रहे हैं जो इतना लाखों टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ कहाँ हो रहा है? मशीनों से हो रहा है। तो अगर हमने अपने देश के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, हमने अपने देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा ताकि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, कम समय के अंदर कर पाए और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इस बात पे भी डिपेंड करती है कि कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम है वो एफिशिएंट होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, तो वो आपके मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, फिस्कल पॉलिसी बनाता है। तो इन पॉलिसीज के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम ज्यादा अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको कम ज्यादा करें। अगर आप देखेंगे देश के अंदर अगर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट अगर अच्छी है, जहां से आप पैसा ले सकते हैं, और आपकी जो स्टॉक मार्केट है अगर वो अच्छी तरह से काम कर रही है, तो इससे भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो अगर आपकी मनी मार्केट और डेवलप कैपिटल मार्केट है तो इससे आपको कैपिटल जो है बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अच्छी है तो देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है। अब आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मनी की जो सप्लाई है वो अकॉर्डिंग टू नीड होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट जो है वो कम रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो वहां पे प्राइसेस बढ़ते हैं। तो अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ये ड्यूटी बनती है सरकारों की कि वो अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी को लगा करके प्राइसेस को कंट्रोल करे और देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखे। उसके बाद बात आती है कि अगर आपने देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो आप हर बार सरकार की तरफ मत देखिए,
आप अपने देश के अंदर अच्छे एबल एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को खोलिए। एवं इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की बहुत कमी है। एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी, एंटरप्रेन्योर मतलब वो बिजनेसमैन जो नए नए प्रोडक्ट को लेके आता है, नए बिजनेस के अंदर हाथ डालता है और वो रिस्क लेता है, नए आइडियाज लेके आता है और वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। तो हमारे यहाँ क्या है, एंटरप्रेन्योर्स की बहुत कमी है। एंटरप्रेन्योर्स की कमी क्यों है? क्योंकि हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक भावना भरी गई है कि आप बस छोटा सोचिए, छोटी सी नौकरी करिए बस। हम लोग नौकरी देने की बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं कि हमें तो चाहे चपरासी की नौकरी मिल जाए हम कर लेंगे। हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने शहर में ही रहना चाहते हैं, हम अपनी गली में मरना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता। एंटरप्रेन्योर जो है वो नए नए बिजनेस लगाता है, नई नई इंडस्ट्री लगाता है और उसको वो चलाता भी है। तो अगर आप अपने देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो हम नौजवानों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकारों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज किया जाए। अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई का जो ऑफिस है करनाल के अंदर, वो आपको नए नए आइडिया के लिए प्रेरित करता है। आपके पास अगर कोई आइडिया है तो आप इस आइडिया को सरकार को बताइए, सरकार आपको सब्सिडी देगी, सरकार आपको पैसे देगी, लोन देगी। ऐसे 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 बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं जो आपके नए आइडिया के लिए आपको पैसे देंगे, आपकी मदद करेंगे। तो आप एंटरप्रेन्योर को ऐसा इन्वायरमेंट उपलब्ध करवाइए, ऐसा पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें। इसलिए हमारी कंट्री के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। अगर आपको प्राइवेटली कोई बिजनेस चलाना है तो सरकार आपको रोकेगी नहीं, बल्कि आपकी मदद करेगी। तो अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे। लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है, धार्मिक जो लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। हमें अपना पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमारा जो कास्ट सिस्टम है, हमारा सोशल सिस्टम है, जो फैमिली सिस्टम है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें नए नए एंटरप्रेन्योर्स को लाना होगा ताकि वो नए नए बिजनेस को चलाएं और हमारे देश की तरक्की हो। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट प्लानिंग। देखिए, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपने करनी है अंडर डेवलप इकोनॉमीज के अंदर, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कौन करता है? एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। जैसे इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन था जिसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये प्लानिंग कमीशन जो है 5 साल के लिए प्लानिंग करता है, देश के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं सेक्टर वाइज। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट प्लानिंग। तो डेवलपमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो 5 साल के लिए या एक लंबे टाइम के लिए कुछ टारगेट्स को लेकर चलती है और उनको उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करती है। तो प्लानिंग के अंदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को लिया जाता है। ये प्रोग्राम जो होते हैं इस बात को देखते हैं कि जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम प्रॉपर यूटिलाइज करें ताकि हमारे देश में ग्रोथ हो सके। तो अंडर डेवलप इकोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वहां पे प्लानिंग जो है वो डेवलपमेंट प्लानिंग जो है वो एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करे, जैसे कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग करता है। इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स भी हैं कुछ, ये हम इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स का लास्ट पॉइंट कर रहे हैं। अगर आपने अपने देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लानी है तो आपको पता है कि हमारे देश में कैपिटल की कमी है, हमारे देश में टेक्निक की कमी है, हमारे देश में मशीन्स की कमी है, हमारे देश में अच्छे जो मैनेजर्स हैं उनकी कमी है। तो ये सारी चीजें हमें फॉरेन से मिल सकती है। तो आप फॉरेन से जो है फॉरेन कैपिटल ले सकते हैं, उनसे फॉरेन से टेक्निक ले सकते हैं, उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं कि वो यहाँ इन्वेस्ट करें, अपने मैनेजर्स यहाँ भेजें ताकि वो यहाँ पे अपना बिजनेस चला सके। अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड की जो लेस डेवलप इकोनॉमीज हैं उन्होंने एडवांस जो नेशन है उनसे मदद ली है, उनसे टेक्निकल मदद भी ली है। जैसे अगर आप बात करें, लीबिया है, कुवैत है, इराक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है। इन देशों के अंदर पेट्रोलियम इंडस्ट्री लगाने में और पेट्रोल को निकालने में जो आपके एडवांस नेशन है उन्होंने टेक्निकल मदद प्रोवाइड करवाई है, उन्होंने मशीन, इन्होंने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई है ताकि वहां पे पेट्रोल निकाला जा सके। इसी तरह बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो
मदद करती हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, IDA है। ये लोग आपको लोन देते हैं ताकि आप अपने देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार सकें, सड़कें बन सके, हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो। तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं कि आपको कितनी मदद, कितनी टेक्नोलॉजी बाहर से मिल रही। तो ये सारे फैक्टर्स थे इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट हैं। सबसे पहला है डिजायर फॉर डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, अगर आपके मन के अंदर, अगर आपके दिल में डेवलपमेंट की डिजायर ही नहीं है, अगर आप चाहते नहीं है कि मेरा देश तरक्की करे, मेरा देश में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, सबको बढ़िया खाना मिले, सबको अच्छे कपड़े मिले, कोई भी गरीब ना रहे, एम्प्लॉयमेंट ना रहे, तो इसके लिए आपके मन में एक डिजायर होनी चाहिए। देखिए, ये हम कह सकते हैं कि सारे के सारे लोग हैं, उनके मन के अंदर एक ऐसी भावना आनी चाहिए कि हमें अपने देश की तरक्की करवानी, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो लेबर यूनियन है, चाहे वो ट्रेडर है, कोई भी आदमी है, उसको पूरे दिल से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इच्छा करनी पड़ेगी और उसके लिए उसको अपने जो पार्ट है वो अदा करना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोशल है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी पूरे डिवोशन के साथ डेवलपमेंट के गोल को अचीव करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग के अंदर ये बात नहीं डाली गई है कि आपको डेवलपमेंट करनी है, तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, ऐसा माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमें डेवलप होना है, हमें सबके लिए विकास करना है। दूसरा है एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर एजुकेशन की बहुत कमी है और दूसरा हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। स्किल्ड लेबर मतलब ऐसी लेबर जिसको कोई खास काम आता है, खाली एजुकेशन से नहीं बल्कि स्किल भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि पूरे कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर आपको डेवलपमेंट करवानी है तो सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। दूसरा, स्किल के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग के ऊपर और स्किल फॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा जोर होना चाहिए। अगर आप देखेंगे, ये पॉलिटेक्निक्स हैं, देश के अंदर स्किल यूनिवर्सिटी भी बनी है जो सिर्फ स्किल के ऊपर ध्यान देती है। तो ये सारे के सारे जो हैं स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एजुकेशन भी मिले, आपको विजडम भी दी जाए, आपकी अच्छी हेल्थ रखी जाए, आपको टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, आपको देश के भविष्य के लिए सोचने के लिए आपको प्रेरित किया जाए, इस तरह की एजुकेशन मिले। तो अगर आपको इस तरह की ट्रेनिंग या इस तरह की एजुकेशन मिलती है तो इससे स्किल फॉर्मेशन होती है, आप एफिशिएंट बनते हैं, आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उससे ज्यादा सेविंग होती है, आप ज्यादा उससे आगे इन्वेस्ट कर पाएंगे। थर्ड है पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री की इस बात पर डिपेंड करती है कि देश का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ के नेता कैसे हैं, नेताओं के मन में क्या चल रहा है, क्या वो सच में देश की प्रगति करना चाहते हैं। जितनी ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जितने अच्छे, ईमानदार और जनता की सोचने वाले नेता हमारे पास होंगे, उतना ही अच्छा हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अगर किसी भी देश में स्टेबिलिटी नहीं होती पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, हर साल 2 साल में सरकारें बदल रही हैं, कोई सरकार को नीचे गिरा रहा है, कोई सरकार बीच में सीएम बदल रहा है, पॉलिसीज बदल रहा है, तो ये बात अच्छी नहीं होती। क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान अगर आपने बनाए हैं, उनको फॉर्मुलेट किया है, तो उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए आपको कंटिन्यूएशन चाहिए होता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो आपके देश में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लंबे टाइम तक यहाँ स्टेबिलिटी रहेगी, तो फॉर्मेशन ज्यादा होगा, कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि पॉलिटिकली आपकी पॉलिसी क्या है रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर। अब अगर आप इंडिया की बात देखें तो इंडिया हालांकि एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट यहाँ पे हम लोग अब की जो सरकारें हैं उनका जोर जो है ज्यादातर पब्लिक सेक्टर को बेचने पे लगा हुआ। 70 सालों में हमने जो कमाई की थी, जो इतना अच्छा एक स्ट्रक्चर हमने बना करके दिया देश को, उसको हम बेचने पे, उसको किराए पे देने पे तुले हुए हैं। हम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, हम चीजों को अच्छा करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम तो उनको बेच करके पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। सॉरी। तो ये आपकी पॉलिटिकल पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि आप देश को कहां लेके जाना चाहते हैं। सोशल डिटर्मिनेंट्स। आपके देश के अंदर कास्ट स्ट्रक्चर जो है, कास्ट सिस्टम जो है, आपके देश के अंदर जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, आपके देश के अंदर जो
ये जो जायदाद का जो बांटने का सिस्टम चला हुआ है, इनको भी हमें चेंज करना होगा। इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। कास्ट का अगर आप देखें तो कुछ गांव में, कुछ शहरों में अभी भी कास्ट का बहुत ज्यादा चक्कर चला हुआ है। लोग आपकी कास्ट पूछते भी हैं। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पे आप, अगर आपकी कास्ट कोई अलग है तो आप वहां काम नहीं कर पाते। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अभी भी चला हुआ है। आप जाकर के किसी दूसरे शहर में काम करने से घबराते हैं, डरते हैं। आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, वो सेक्रीफाइस आप नहीं करना चाहते। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको अपने माइंड का आउटलुक चेंज करना पड़ेगा। मॉडर्न कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता है, बल्कि मॉडर्न थिंकिंग आपको अपनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको, आपके पास एक डिजायर होनी चाहिए कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। अगर अंडर डेवलप कंट्रीज के जो लोग हैं, अगर अपनी ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को छोड़ दें, अपने पुराने विचारों को छोड़ दें और नई टेक्निक, नई मशीन्स, नई जो प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं उनको अगर लेकर के वो चलें, तो देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। फिर बात आती है रिलीजियस डिटर्मिनेंट की। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आपका धार्मिक आउटलुक क्या है लोगों का, इस बात पे भी डिपेंड करता है। अगर कंट्री के कुछ लोग ये मानते हैं, ज्यादातर लोग जो आप देखेंगे इंडिया के अंदर, वो भाग्य के ऊपर ज्यादा यकीन करते हैं। मंदिरों में, सत्संगों में, जागरणों में यही बात चलती है कि भगवान ने जो दिया है वो काफी है, ज्यादा की इच्छा मत करो, हर टाइम मत मांगो, संतुष्ट रहो। तो एक कंटेंटेड फीलिंग डाली गई है लोगों के मन में। और ज्यादा जो लोग कमाई कर रहे हैं, जिनके पास अच्छे साधन हैं खाने पीने के, रहने के, उन लोगों को कोसा जा रहा है कि तुमने जो इतना कमाया है वो किस लिए कमाया है, क्यों लोगों का शोषण कर रहे हो, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, इतना इतना काम करने की क्या जरूरत है, कुछ समय भगवान को भी दो। ये भी कहा गया है कि ज्यादा आपके भाग्य में जो लिखा गया है वही आपको मिलेगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। परेशान ना हो, निराश ना हो। तो ये जो मंदिरों में आप भीड़ देख रहे हैं, ये उन्हीं निराश लोगों की भीड़ है जिन्होंने भाग्य के ऊपर ज्यादा जोर दिया है, ना कि मेहनत के ऊपर। तो आपको अगर प्रोग्रेस करनी है देश के अंदर, तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको करनी है तो भाग्य को छोड़ करके, बल्कि आपको अपने लेबर के अंदर विश्वास जगाना होगा, अपनी मेहनत में विश्वास जगाना होगा, ताकि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो एंटी रिलीजियस नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है। ईश्वर का जो मतलब है, अगर वर्ड का मतलब देखेंगे तो ईश्वर वर्ड आया है ऐश्वर्य से। ऐश्वर्य मतलब कि धन दौलत, वैभव। तो आपको रिलीजियसली इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर आपको इकोनॉमिकली डेवलप होना है, गरीबी दूर करनी है, तो आपको मॉडर्न टेक्निक्स को और मेहनत को अपनाना होगा। देन देयर इज फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो आपको करप्शन से दूर होना होगा। अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा टैक्स की चोरी आपको अंडर डेवलप कंट्रीज में मिलेगी। अगर टैक्स की चोरी अगर खत्म हो जाए तो आप डेवलपमेंट आपकी काफी अच्छी हो सकती। अगर आप देखोगे तो लाइसेंसेस जो हैं अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर, वो अनडिजर्विंग लोगों को दिए जाते हैं। वो उन लोगों को दिए जाते हैं जिनकी सरकारों के साथ सेटिंग होती है, जिनकी कोई ना कोई भाई भतीजावाद जिनका लगा होता है, उन्हीं को ही ये लाइसेंसेस मिलते हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो आपको करप्शन को दूर करना होगा, तभी आपके देश में डेवलपमेंट हो पाएगी। लास्ट पॉइंट है कि लॉ और ऑर्डर सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, देश के अंदर पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, गुंडागर्दी कम होनी चाहिए। जो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आते हैं, फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स जो आते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट तभी लेके आएंगे जब यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट हो। अगर हम लैंग्वेज के नाम पे, स्टेट की बाउंड्री के नाम पे और अपने कल्चर के नाम पे अगर लड़ते रहेंगे तो हमारे देश में कोई नहीं आना चाहेगा। अगर आपने बंगाल में देखा हो तो वहां ममता दीदी ने टाटा को नहीं घुसने दिया, टाटा नैनो का प्लांट वहां से उखड़वाया, फिर वो उसको गुजरात लेके गया। तो अगर इस तरह के झगड़े हमारे बीच में होंगे और अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही, अपने स्टेट को सुरक्षित नहीं कर पा रही, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सुरक्षित नहीं कर पा रही, तो इससे देश में एक भय का माहौल पैदा होता है और बिजनेसमैन जो है ऐसे भय के माहौल में काम नहीं करना चाहता, वो वहां से भाग जाएगा। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि देश के अंदर लॉ और ऑर्डर सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, भय का माहौल नहीं होना चाहिए। अगर ये माहौल ऐसा नहीं रहेगा
भय का माहौल नहीं होगा तो बिजनेसमैन आएंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे, वो फैक्ट्रियां लगाएंगे, उससे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास सेविंग बढ़ेगी और अल्टीमेटली हम जो है गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल सकते हैं। दीज वर ऑल द नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सेम ही समझ लिया जाता है, बल्कि ये सेम नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, पहली बात तो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए नैरो इकोनॉमिक कंसेप्ट। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम और नेशनल पर कैपिटा इनकम को लेकर चलते हैं कि अगर आपकी नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो ये नैरो कंसेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आप नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को भी लेके चलते हो, प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर को भी देखते हो। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब एजुकेशन में, हेल्थ फैसिलिटी में, एम्प्लॉयमेंट में, इक्वालिटी में, ये सारी चीजों में भी क्या फर्क आया है उसको हम लेके चलते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो नेशनल इनकम को भी लेके चलता है, साथ साथ पब्लिक वेलफेयर को भी लेके चलता है। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटी मतलब इट इज कंसर्न्ड विद डेटा, मतलब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में कितना फर्क आया है ये इसको लेकर के देखता है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, इट इज कंसर्न्ड विद कि ग्रोथ कितनी हो रही है। ग्रोथ तो ठीक है, ग्रोथ प्लस जस्टिस, तो ये जस्टिस को भी देखती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी मिली है, असमानता कितनी दूर हुई है, बीमारियां कितनी दूर हुई है, एम्प्लॉयमेंट कितनी मिली है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना इंक्रीज हुआ है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो नापी नहीं जा सकती, बल्कि वो क्वालिटेटिव होती हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ग्रोथ विद जस्टिस, और ये क्वांटिटेटिव है, ओनली ग्रोथ। कंटिन्यूअस चेंजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आपको कंटिन्यूअस और रेगुलर चेंज मिलता रहेगा, क्योंकि नेशनल इनकम और जो पर कैपिटा इनकम है वो आपकी रेगुलरली चेंज होती रहती है। और ये कैसे चेंज होती है? क्योंकि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज हो रही है, वो लगातार चेंज होती रहती है। आपकी सेविंग इंक्रीज हो रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बदल रही है, इन्वेस्टमेंट बदल रही है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपका नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। तो लगातार ये आपका चेंज होता रहता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो आपने चीजें देखी हैं, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम हो रही है, डिसीजेज कम हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो ये जो है वो स्पॉन्टेनियस और डिसकंटिन्यूअस चेंज है, जो कि आपकी एकदम से अचानक से आपकी जो अवस्था है उसको, जो आपकी सिचुएशन है उसको हमेशा के लिए बदल के रख देगा। और ये ऐसा नहीं है कि रेगुलरली बदलता रहेगा, अचानक से आपकी सिचुएशन बदल जाएगी कि पहले आपको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, अब वो आपको मिलने लग गई है, तो उससे अचानक से आपके क्या है, पूरे के पूरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो डेवलप नेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ये अगर किसी डेवलप कंट्री की आपको ग्रोथ बतानी है तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कंसेप्ट यूज करते हैं। तो किसी डेवलप इकोनॉमी की अगर आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखनी हो तो उसके लिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ड का यूज करते हैं। और ये अंडर डेवलप नेशन के लिए यूज होता है कि अंडर डेवलप कंट्री जो है वहां पे नेशनल इनकम तो बढ़ रही है, साथ साथ इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ रहा है। देखिए, इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो एक बार करने की चीज होती है। अगर आपने एक बार इकोनॉमिक वेलफेयर कर दिया कंट्री का, तो फिर वो लगातार उनको मिलता रहता है। इसलिए डेवलप नेशन जो है वहां पे ग्रोथ की ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि वहां इकोनॉमिक वेलफेयर तो ऑलरेडी हो चुका है। अंडर डेवलप नेशन के अंदर हम ये भी देखते हैं कि क्या सिर्फ नेशनल इनकम ही बढ़ी है या फिर और चीजें भी उनकी ठीक हुई। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। So thank you so much for listening. If you have any doubt, please contact me.